नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी में काफ़ी लोग सर्च कर रहे होंगे कि अपना सीवी कैसे बनाएं। जो कैंडिडेट जॉब ढूंढ रहे हैं वो एक अच्छा सीवी बनाना चाहते हैं। मैंने काफ़ी सीवी ऐसे देखे हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। यानी कि आज हम सीवी यानी कि रेज्यूमे के बारे में ही बात करेंगे कि आपको किस तरीके का रेज्यूमे बनाना चाहिए, आपका रेज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए। तो वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखकर आप एक अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेज्यूमे के बारे में। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि रेज्यूमे जो है एक वो चीज़ होती है जो आपको जॉब दिलाने में बहुत मदद करती है। यानी कि कह सकते हैं कि कैंडिडेट को जो मेन रोल प्ले करता है वो एक रेज्यूमे होता है, यानी कि कैंडिडेट का रेज्यूमे सीवी होता है। मैंने देखा है और लोगों से सुना भी है, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो भी मैंने उनसे पूछा है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बना रहा हूँ। तो देखिए, जो रेज्यूमे होता है 70 से 80% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक रेज्यूमे की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी कि एक कह सकते हैं कि बेहतर रेज्यूमे, अच्छा रेज्यूमे ना होने की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो रेज्यूमे एक इतना इम्पोर्टेंट थिंग्स है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कैसे रेज्यूमे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रेज्यूमे के कुछ ऐसे ही पॉइंट के बारे में, और आप जिससे अपने रेज्यूमे को बेहतर और इजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। यानी कि सीवी के और रेज्यूमे के सबसे स्टार्टिंग, सबसे टॉप में आपने 2-3 लाइनें लिखी देखी होंगी, वो होता है ऑब्जेक्टिव। वो किस तरीके का बनाना चाहिए? देखिए, ऑब्जेक्टिव जो डिपेंड करता है वो आपकी जॉब प्रोफाइल और कंपनी पे वेरी करता है कि सभी कंपनियों के लिए या सभी जॉब प्रोफाइल के लिए एक ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। इसके बाद भी अगर आप सिंपल तरीके का ऑब्जेक्टिव या कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हैं, वो भी इस पर्पस से कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को बार बार चेंज ना करें, तो आप सिंपल ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, कॉमन रख सकते हैं। तो वो सभी प्रोफाइल और सभी कंपनियों में चल जाता है। इसके बाद बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल, आपको जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके रेज्यूमे में, जो सीवी में लिखा होता है, वो आपको पूरी डिटेल याद होनी चाहिए। किस कॉलम में क्या लिखा है, आपने कैसे लिखा है। अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं और एक जो उसके पास टेम्पलेट पड़े होते हैं, फॉर्मेट पड़े होते हैं, उसी पे अपनी जानकारी लिखवा लेते हैं, आप खुद से नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको अपना रेज्यूमे खुद ही बनाना चाहिए। आप किसी भी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। तो क्या बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव सिंपल होना चाहिए अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, वरना हर प्रोफाइल और हर कंपनी के अनुसार ऑब्जेक्टिव चेंज होता रहता है, और ये ऑब्जेक्टिव आपको याद भी होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या आपको अपने सीवी रेज्यूमे में फ़ोटो लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि फ़ोटो किस लिए ज़रूरी होता है, किस लिए नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़ोटो जो लगाना ज़रूरी होता है वो आपके वर्क प्रोफाइल और जॉब के नेचर पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ़ोटो लगाना ज़रूरी होता है। वो क्यों होता है कि उस जॉब प्रोफाइल की डिमांड होती है, उसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करता है उसके रंग रूप और बनावट को देखा जाता है। इसके बाद आप किसी भी ऐसी जॉब को अप्लाई करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, बैकएंड ऑफिस में काम करने का स्टाफ हो गया, या फिर कोई बैक ऑफिस की जॉब हो गई। तो इस तरह की जो जॉब प्रोफाइल होती हैं, जॉब होती हैं, वो आपकी स्किल्स के बेस पे होती हैं। यानी कि उसमें आपके रंग रूप और बनावट को नहीं देखा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि आपको फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फ़ोटो नहीं लगाया होता है और आप जब अप्लाई करते हैं
सिंपल रेज्यूमे भेज देते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपसे फ़ोटो मांगा जाता है और उस फ़ोटो को आपके सीवी पे पेस्ट कर दिया जाता है, या उस फ़ोटो को अलग से जो फॉर्म मिलता है उस पर चिपकाना होता है। फ़ोटो का सिर्फ इतना ही काम होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हमें अपने सीवी में फ़ोटो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये वीडियो देख के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी हम बहुत सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगले पॉइंट के बारे में। देखिए, कुछ लोग अपने सीवी में अनमैरिड शो आउट करते हैं, यानी कि अनमैरिड लिख देते हैं, जो कि एक गलत शब्द को प्रोनाउंस करता है, यानी कि एक गलत शब्द होता है। हमें कभी भी अपने सीवी में अनमैरिड नहीं लिखना चाहिए। अनमैरिड कौन लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप इस शब्द की जगह सिंगल शब्द का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिंगल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अनमैरिड को रिप्लेस करके। इसके बाद अनमैरिड कौन लोग लगाते हैं या किन लोगों को लगाना चाहिए। अनमैरिड हमेशा उन लोगों को लगाना चाहिए जो अधिक उम्र होने के बाद भी शादी नहीं कर पाते हैं या शादी नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोगों को अनमैरिड शो करना चाहिए। इसके अलावा जो भी न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको अनमैरिड की जगह सिंगल शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके सीवी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती हैं और आपके सीवी को एक प्रोफेशनल लुक दे देती हैं। दोस्तों, एक कॉलम होता है मेल फीमेल, यानी कि मेल फीमेल को शो आउट करने के लिए कुछ लोग सेक्स शब्द का यूज़ करते हैं, तो हमें सेक्स शब्द को यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शब्द गलत होता है, लेकिन इस शब्द को यूज़ ना करके हमें जेंडर शब्द को यूज़ करना चाहिए, जो आपके सीवी को प्रोफेशनल लुक देगा और बेहतर भी बना देगा। दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो हॉबी का होता है। हॉबी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। ज़्यादातर लोग अपने सीवी में हॉबी को कॉपी पेस्ट करते हैं, जो साइबर कैफ़े या कहीं से इधर उधर से उठा लेते हैं, तो जिसमें नेट सर्फिंग या वॉचिंग टीवी होता है। अगर उन कैंडिडेट से नेट सर्फिंग के बारे में पूछा जाता है कि नेट सर्फिंग में आप क्या करते हो, तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हॉबी के सेक्शन में अपनी जो हॉबी है, आपको जो अच्छा लगता है, आप जो कर सकते हैं वही मेंशन करें, क्योंकि हॉबी एक ऐसा सेक्शन होता है पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है और आप उसमें झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाते हैं। हॉबी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप उसमें अटक जाते हैं या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन होता है वो आपको वॉच कर लेता है कि ये इसने झूठ बोला है। तो ऐसा करना एक नेगेटिव इम्प्रेशन डालता है, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप अपनी हॉबी लिख रहे हैं तो सही लिखें जिसे आप एक्सप्लेन भी कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आप बताना नहीं चाहते हैं या आपकी कोई हॉबी ही नहीं है, तो आप इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीवी में आपको हॉबी लिखना ज़रूरी होता है। तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी हॉबी सेक्शन के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है आपका स्किल्स सेट, यानी कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया है, वो सारी चीज़ें स्किल्स सेट के अंदर आती हैं। इसमें देखिए, अगर आपने कोई छोटा कोर्स भी किया हुआ है तो आपको वो भी शो करना चाहिए कि आपने कौन से ईयर में कौन सा कोर्स किया है और कैसे किया है और आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोस्पेक्टिव जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, यानी कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, उस जॉब की जो प्रोफाइल है आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, ये भी आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी ठीक ठाक तरीके से, जो आपके सीवी को एक प्रोफेशनल लुक दे देता है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो आपका ईमेल होता है, यानी कि ईमेल आपकी सिंपल होनी चाहिए। आपका नाम भी हो सकता है या आपके नाम के पीछे डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इसके बाद अगर आपकी ईमेल ऐसी है जो ऊट पटांग लग रही हो या अननेचुरल सी लग रही हो, या जैसे हाय बेबी, फनी बेबी, इस तरह की कोई ईमेल, या कह सकते हैं कि
कूल बॉय, इस तरह की कोई ईमेल अगर आपकी होती है तो आपके व्यक्तित्व को निगेटिव इम्प्रेशन डालती है। यानी कि इंटरव्यू लेने वाला पर्सन आपके जो पर्सनैलिटी है उसको वॉच करने की कोशिश करता है कि ये किस तरह का बंदा है, तो ये निगेटिव इम्प्रेशन डालती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी ईमेल को पहले सिंपल तरीके से बना लें, वही CV में डालें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप CV बनाते समय क्या लिखें और क्या ना लिखें। देखिए, आप जब भी CV बनाएं तो आप जॉब और कंपनी के बारे में जान लें कि आपकी किस प्रोफाइल के लिए किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ही अपना CV बनाएं। एजुकेशन, स्किल्स, वो सारी चीज़ें उसके आधार पर ही डालें। इसके अलावा जो अननेसेसरी की स्किल्स हैं, यानी कि जो उस प्रोफाइल और उस जॉब में नहीं चाहिए, वो आप हटा दें, क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे ओवर क्वालिफ़िकेशन में आप निकल सकते हैं। अगर आप अपनी ज़्यादा डिग्रियां मेंशन करेंगे तो भी आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके CV पे कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा डिग्रियां हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने बहुत ज़्यादा डिग्री, बहुत ज़्यादा कोर्स किया है तो मैं सारी चीज़ें डाल दूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत सारी चीज़ें देखती है जब एक कैंडिडेट को रिक्रूट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, यानी कि आपकी एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन किस तरीके से मेंशन होनी चाहिए आपके रेज्यूमे में। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है। तो वो एक सूक्ष्म शब्दों में, यानी कि कह सकते हैं एक छोटे और सिंपल शब्दों में मेंशन हो सकती है। इसके बाद अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से डालें। प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, कौन से साल में कंप्लीट किया है, इसके अलावा आपके मार्क्स कितने आए हैं, इसके अलावा आपने किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी होंगी अपने CV में। इसके अलावा बात करते हैं कि एजुकेशन मेंशन करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो आपकी जॉब है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या मांगा गया है। अगर जो चीज़ उसमें मांगी गई है वो आपके पास है या नहीं है, वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आप अगर ज़्यादा एजुकेशन डालते हैं और जॉब जो उस जॉब प्रोफाइल या कंपनी को रिलेवेंट नहीं है, तो आप ओवर क्वालिफिकेशन में निकल सकते हैं, आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उतनी ही एजुकेशन अपने CV में मेंशन करें जो उस जॉब प्रोफाइल और जॉब के लिए सूटेबल है। तो ज़्यादा अगर आप करते हैं तो हो सकता है आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएं, आप रिजेक्ट हो जाएं। तो मैंने ये छोटी छोटे आपको CV और रेज्यूमे बनाने के समय जो टिप्स बताए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।